अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और यह है मर्सिडीज E180 AMG 2019 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास की 6th जनरेशन है जो कि 2016 से आना शुरू हुई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2020 के एंड में। वो 21 वाला ही फेसलिफ्ट था लेकिन आया 2020 में था। ये गाड़ी 19 मॉडल है, AMG है और इसकी डिमांड 2,65,00,000 है और ये गाड़ी अपनी वैल्यू को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है। लुक्स के लिहाज से तो ये बहुत खूबसूरत है ही, तो ये ई क्लास है तो ये साइज़ के लिहाज से भी अच्छी खासी बड़ी है। इसमें फिर फीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं। ये गाड़ी सेडान होते हुए पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में इस गाड़ी को वर्थ बनाती हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी मेजर डिटेल्स की तो ये गाड़ी 19 मॉडल है, शाहनवाज इंपोर्ट है और इसके अलावा शाहनवाज से ही मेंटेन्ड है। इसकी डिमांड 2,65,00,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट, स्क्रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great E-Class, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार के रिव्यूज लेके आता रहता हूँ। अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये E-Class की 6th जनरेशन का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है जिसमें इसकी हेडलाइट इस तरह की थी, बैक पे गाड़ी बेसिक सी थी, इंटीरियर भी इसका ठीक था लेकिन अपने एरा के लिहाज से। बट इसको 2020 के एंड में फेसलिफ्ट कर दिया गया और काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई। हेडलाइट इसमें LED वाली कर दी गई, टेल लाइट्स भी इसकी S क्लास जैसी कर दी गई और इंटीरियर में भी बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई थी। क्योंकि एक एंट्री लेवल ट्रिम है, E180 है, तो इसमें फ्रंट पे फीचर कोई खास नहीं दिए गए। यहाँ पे सिर्फ पार्किंग सेंसर्स आते हैं और उसके अलावा ऊपर एक सेंसर आता है जो कि इसके वाइपर्स का है और हेडलाइट्स का है। ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं डे और नाइट को सेंस करके। इनमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है और उसके अलावा वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। ये भी बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं एंड दैट्स इट। यहाँ पे कोई रडार वगैरह नहीं दिया गया, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो AMG ट्रिम में बम्पर्स डिफरेंट आते हैं। AMG ट्रिम से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी E63 है, इसमें जो 4000 सीसी ट्विन टर्बो या कुछ इस तरह का सीन नहीं है। ये गाड़ी बेसिक है, 1500 सीसी है, लेकिन AMG है। AMG वाली कार E63 नहीं होती। AMG इटसेल्फ एक ट्रिम है, ये AMG किटेड है। इसमें रिम, साइड मिरर, डोर हैंडल्स, इस तरह की चीज़ें AMG स्टाइल की दी गई हैं और इंटीरियर भी इसका ऑल ब्लैक है। खैर बाकी AMG वाली कार में जो ग्रिल है ये इस तरह की आती है। इसका 3.4 ग्रिल में दिया गया होता है और ऊपर यहाँ पे एक एम्बलम दिया गया होता है मर्सिडीज बेंज का। जो इसके एलिगेंस, एक्सक्लूसिव, डिज़ाइनों वर्जन वगैरह होते हैं उनमें 3.4 बोनट से ऊपर निकला हुआ होता है और नीचे ग्रिल सिंपल सी होती है। बाकी इसमें ये फॉग लैंप वाले एरियाज भी थोड़े से डिफरेंट हैं, फॉग लैंप इसमें आते ही नहीं है और इसके अलावा बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी बेसिक सा है। जबकि फेसलिफ्ट के बाद E-Class के अंदर जो AMG ट्रिम्स आती थी उनमें हम्स आ गए थे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये पूरी ही कार की तरह काफ़ी लग्जरियस और एलिगेंट सी है। करेक्टर लाइंस वगैरह यहाँ पे काफ़ी सिंपल सी दी गई हैं। डिस्पाइट बीइंग AMG ये गाड़ी साइड से बहुत एलिगेंट सी है। जबकि इसमें जो E63 या ब्रेबस वगैरह वर्जन आते हैं उसमें रिम बड़े होते हैं, फेंडर्स थोड़े ज़्यादा बल्कि होते हैं, एयरवेंट्स दिए गए होते हैं, साइड स्कर्ट्स उनमें बड़ी होती हैं। बट ये गाड़ी लग्जरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और आपको थोड़ा बहुत इसमें स्पोर्टीनेस का टच दिया गया है। इस तरह से कि रिम इसमें 19 इंचेस के हैं। इन पर मैं आगे बात करूँगा। अभी इन पर AMG की बैचिंग भी दी गई है। फिर इसके अलावा AMG ट्रिम वाली कार में जो इसके साइड मिरर हैं ये ग्लॉस ब्लैक में आते हैं और इसके अलावा इसकी जो ये विंडोज़ के आसपास फ्रिल्स दी गई हैं ये भी ग्लॉस ब्लैक में है। ये गाड़ी साइड से पूरी ब्लैक आउट है, जबकि सिंपल कार्स में यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स आती हैं और इसके अलावा जो इसकी ये साइड मिरर हैं ये भी बॉडी कलर में होते हैं। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर आता है, पडल लैंप्स आते हैं, ये हीटेड भी हैं और यहाँ इंडिकेटर भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें जो कुछ बड़े वर्जन आते हैं उनमें नीचे कैमरास भी दिए गए होते हैं। वो गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू भी देती है कार का, इसमें वो चीज़ नहीं है बट वो आपको E200 AMG वगैरह में मिल जाती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और ये पैनोरामिक रूफ भी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी रूफ का ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा पोर्शन ओपन होता है और ये आपको इंटीरियर में काफ़ी अच्छी फील देता है। बाकी हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है पाकिस्तान के हिसाब से। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें रिम 19 इंचेस के हैं और अगर आपने इसको और बेहतर बनाना है तो आप इसके टायर्स बड़े कर सकते हैं, टायर की प्रोफाइल। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसमें रेयर विंडोज़ ये प्राइवेसी वाली आती हैं यानी कि टेंटेड। बाकी इसके अलावा इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन BMW 5 सीरीज़ बनती है या फिर होंडा सोनाटा बनती है। लग्जरी के लिहाज से वो इससे बहुत नीचे है लेकिन साइज़ के लिहाज से वो ऑलमोस्ट इस जितनी ही है।
इसमें हर डिटेल पे, हर चीज़ पे बहुत सारा वर्क किया गया है। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री सिर्फ ड्राइवर के पास आती है, पैसेंजर वगैरह के पास नहीं दी गई, यानी कि इसको मैं यहाँ से लॉक अनलॉक नहीं कर सकता, लेकिन A200 में ये चारों दरवाज़ों में आती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की, तो यहाँ भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव आती है, तो आप इस पर टेल वगैरह काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इससे बाकी सेंसर्स यहाँ साइड से आते हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो ये गाड़ी मुझे यहाँ साइड से ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करती है अंदर। अगर आप कोई कार लेते हैं जिसमें हेडअप डिस्प्ले आता है, तो आपको प्रॉपर इसका व्यू भी देगी उसके अंदर। फ्यूल डोर इसका राइट साइड पे दिया गया है, लेफ्ट पे ये ब्लैंक है। और इसके अलावा इस गाड़ी में सारी लाइन्स बहुत कर्वी सी हैं, यहाँ पर आपको कोई भी लाइन स्ट्रेट नजर नहीं आएगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की यहाँ से, तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल गोलमोल सा है। सारी यहाँ पे लाइन्स बिल्कुल कर्वी हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको कॉर्नर या एजी नजर नहीं आएगा। विंड स्क्रीन भी इसकी नीचे घूम जाती है, ट्रंक भी इसकी ये गोल सी घूम रही है, टेलर भी इसकी राउंड सी हैं, कोई यहाँ पॉइंट नहीं दिया गया। सेम गोज फॉर एग्जॉस्ट टिप्स। अगर बात की जाए बैक पे फीचर्स की, तो ये गाड़ी बैक पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। एग्जॉस्ट इसमें 2 आते हैं बैक पे, और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पर रिलीज किया गया है। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ पावर्ड ऑफर करती हैं। ओपन करने पे ये ऑल द वे अप जाएगा, लेकिन आप बंद इसको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। सेंटर में जो इसकी सीट्स हैं ये फिक्स हैं। ये अगर मेरे ख्याल से फोल्डेबल आती तो अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दी गई। साइड पे इसमें टूल बॉक्स दिया गया है, और इसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का एक स्पेयर टायर वाला एरिया एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है। मर्सिडीज ट्रेस ऑफर करती हैं, ये ट्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। इनको उठा के आप प्रॉपर खोल सकते हैं, और अगर आप इनको फोल्ड करें तो इतनी सी हो जाती है लिटरली। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा इसकी आप जो ये लिड है इसको भी ऊपर इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा टेल लाइट इसमें LED में आती हैं, ये प्री फेसलिफ्ट वाली हैं। तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी लग्जरियस है, एक्सटीरियर की तरह ही। यहाँ पे हर मटेरियल बहुत प्रीमियम है, और इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको अभी दिन में नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन रात में आपको काफ़ी अच्छी फील देती है। और इसके अलावा इसकी जोन्स भी आती हैं, आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है, और ये AMG वाला स्टीयरिंग है, यानी कि ये बॉटम कट है, इसकी बॉटम फ्लैट आती है। और बाकी ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा ये पूरा स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टेज्ड है, और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक में कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं, और यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये ब्लैकबेरी जैसा पैड दिया गया है। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं क्रूज के हैं, और MID स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ भी एक ट्रैक पैड दिया गया है, और यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड पे इसका गेज शिफ्टर दिया गया है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट है गेज सेलेक्टर की, क्योंकि अब काफ़ी कन्वीनियंटली इसको गेज के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने गाड़ी को टाइट सी जगह पे आगे पीछे करना है बार बार, और कहीं से बाहर निकालना है, या मैं इसको ट्रैफिक में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी आसानी से ये मैंने ड्राइव कर दिया इसको, अब मैं इसको यूँ टर्न करूँगा, जो भी करूँगा, साथ ही रिवर्स भी कर लिया, साथ ही पर पार्किंग भी कर दी, जैसे मर्जी इसको मैंने यूज़ करने में सिंगल ही हैंड से पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जबकि पहले ये गेयर यहाँ पे आया करते थे, अब एक हाथ से गेयर यूज़ करे हैं, एक हाथ से स्टीयरिंग मोड़े हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। ये एक्सपीरियंस काफ़ी कन्वीनियंट है। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे इसके हेडलाइट के और इंडिकेटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वाइपर भी इसका यहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है। फिर इसका पूरी ही स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी डिफरेंट साइज़ की आती हैं। जो बिल्कुल बेसिक वर्जन होता है एक्सक्लूसिव, उसमें स्क्रीन छोटी आती है। AMG डिज़ाइनर वगैरह के अंदर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी आती है। ये स्क्रीन कंपैरेटिवली छोटी स्क्रीन वाली से बड़ी है, और इससे बड़ी स्क्रीन भी आती हैं इस कैटेगरी में। ये स्क्रीन हाईली कॉन्फ़िगरेबल है, और इसमें आप डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में यहाँ से नेविगेट करेंगे, और इसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 थीम्स आती हैं, क्लासिक, स्पोर्ट और प्रोग्रेसिव। सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसकी जो स्क्रीन है वो है प्रोग्रेसिव, और इसमें ये गाड़ी आपको G-फोर्स वगैरह भी शो करवाती है। बाकी इसके अलावा इसमें ये गाड़ी आपको क्या क्या चीज़ें शो करवाएगी, आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। टेलीफोन, मीडिया, रेडियो, ट्रेस, असिस्टेंस, और इसके अलावा मर्सिडीज़ की सर्विस वगैरह के इंटरनल्स वगैरह भी आपको ये गाड़ी यहीं पे शो करवाएगी। फिर ये सिंगल ही पैनल कंटिन्यू कर रहा है लेफ्ट तक, और इसी पैनल के अंदर फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी दी गई है। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन भी काफ़ी मैसिव है, और ये भी फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। इसको मर्सिडीज़ MBUX कहता है, यानी कि मर्सिडीज़ बेंज यूज़र एक्सपीरियंस, और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा यहाँ से मैं इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को डिसाइड कर सकता हूँ कंफर्ट की सेटिंग्स में जाके। बाकी यहाँ फिर ये गाड़ी व्हीकल सेटिंग्स वगैरह भी शो करवाती है। मैं गाड़ी की पडल लैंप्स वगैरह यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, कंजम्पशन वगैरह यहाँ से देख सकता हूँ, ड्राइविंग मोड में इसके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और बाय द वे इसके लिए एक फिजिकल बटन भी दिया गया है, यहाँ पे ये डायनामिक सेलेक्ट का बटन दिया गया है, और इसको मैं अगर पुश करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे इसकी ड्राइविंग मोड शो करवाएगी, जो कि है कंफर्ट, इको और स्पोर्ट, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे गाड़ी मुझे इसकी ड्राइव मोड शो करवाएगी, जो कि हैं इंडिविजुअल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, कंफर्ट और इको। इसमें 5 ड्राइव मोड्स आते हैं।
स्पोर्ट के बाद इसमें एक स्पोर्ट प्लस भी दिया गया है, यानी कि अगर आपने स्पोर्ट से भी एक लेवल ऊपर जाना है तो फिर आप ये वाला मोड लगाएंगे, इसमें गाड़ी ऑल आउट हो जाती है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी मुझे यहीं पे शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन आता है और उसके लिए फिर यहाँ पे नीचे फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं। इवेंट इसमें फ्रंट पे 4 दिए गए हैं सिर्फ सेंटर में, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बाकी आसपास जो ट्रेंस दी गई हैं ये पूरी ही वुड की हैं। इसमें ब्लैक वुड आता है जो कि कुछ टाइम बाद थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है, आई एम नॉट श्योर वाई। मर्सिडीज़ को इस पर वर्क करना चाहिए। अब ये गाड़ी 2018 मॉडल है, बट इसके जो ये वुड के ग्रूव्स हैं ये बाहर आए हुए हैं और जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी मेरे ख्याल से और ज़रा बाहर आते जाएंगे और फिर ये थोड़े रफ लगते हैं। उससे नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइट दी गई है और उससे नीचे फिर यहाँ पे इसकी एक क्लॉक दी गई है। क्लॉक भी कुछ कार्स में आती है, कुछ में नहीं आती। मैंने इससे पहले डिज़ाइनर वर्जन का रिव्यू किया हुआ है, उसमें क्लॉक नहीं थी। कुछ AMG वाली कार्स में भी नहीं होती, बट इस कार में दी गई है। फिर उससे पीछे इसका ये जो वैसे आम कार्स में गेयर सेलेक्टर वाला एरिया होता है वो दिया गया है और इस कार में यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। इन कप होल्डर के साथ आगे एक ये छोटा सा इंसर्ट दिया गया है, आपको कंफर्म नहीं होगा कि क्या चीज़ है। यहाँ बेसिकली आप इसकी की प्लेस करते हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर लेट्स सपोज गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो आप यहाँ पे की रखेंगे तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका एक ये स्टोरेज एरिया दिया गया है और उससे पीछे फिर इसका एक ये ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से मैं इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन को यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से ये स्क्रीन टच में नहीं है, कुछ गाड़ियों में टच में आती है बट इसकी नहीं दी गई। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है और बेहतर हो सकती थी, तो क्योंकि मैं इसको यहाँ से यूज़ नहीं कर सकता तो मैं इसको यहाँ से यूज़ करूँगा। ये भी चेंज कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद। फेसलिफ्ट में सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रैक पैड आ गया था। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। यहाँ पे इसका कार्ड इंसर्ट, USB के इंसर्ट दिए गए हैं और ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। और अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की तो सीट्स भी इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में आती हैं, लेदर और एल्केंटारा के। एल्केंटारा आपको स्वेटिंग वगैरह होने से काफ़ी बचाता है और उसके अलावा आपको ग्रिप भी करता है। लाइक टाइट कॉर्नर्स पे या फिर टाइट ब्रेकिंग या एक्सीलरेशन वगैरह में आपको सही सीट पे जुमा के रखेगा। और बाकी साइड पे इसके लेदर दिया गया है। फिर इसके अलावा इसकी ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी दिया गया है जो कि 4 वे एडजस्टेबल है। फिर इसके अलावा इसकी सीट के जो कंट्रोल्स हैं ये डोर्स में दिए गए हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के। अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड के ऊपर वाले एरिया की तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि इसके सबवूफर की है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी पर मास्टर का दिया गया है। आगे यहाँ पे एक ब्लैंक बटन दिया गया है और उससे आगे एक स्विच दिया गया है जिस पे L लिखा हुआ है और सीट बनी हुई है। ये बेसिकली लेफ्ट सीट का कंट्रोल है। मैं इसको प्रेस करके अगर अपनी सीट एडजस्ट करूँगा तो मेरी नहीं बल्कि पैसेंजर की सीट एडजस्ट होगी। अब यहाँ से बैठ के मैंने इसकी सीट को कहीं आगे पीछे करना है और यहाँ बंदा नहीं है तो मुझे बजाय कि इसको झुक के यूज़ करना पड़े तो यहीं से इसको यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक नीट इंटीग्रेशन है सीट कंट्रोल्स की। इसके अलावा बाकी हेडर कंट्रोल्स की यहीं पे दिए गए हैं। इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट। सेंटर में इसका रेडियो मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और इसके अलावा इसमें कैबिन लाइट्स भी दी गई हैं जो कि LED में है। 5 लाइट्स इसकी यहाँ पे आती हैं, फिर 2 लाइट रेडियो मिरर के नीचे भी आती हैं जिनको मैं इस तरह से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और मर्सिडीज़ में लाइटिंग सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सिर्फ फ्रंट पे यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स दी गई हैं, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और इसके अलावा एम्बिएंट लाइट्स तो हैं ही सही। फिर इसके अलावा इसके यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं जो कि पैनोरामिक रूफ के हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जिसको मैं इधर से यूज़ करूँगा और इसमें कर्टन भी आता है ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान जैसे एरियाज में आपको थोड़ा तंग कर सकती है इस तरह से क्योंकि इससे हीट काफ़ी आती है। बाकी एयरबैग इसमें 8 दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात की जाए इस पर रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो यही बैक पे फ्रंट की तरह काफ़ी लग्जरियस है, लेकिन ये गाड़ी मेन 4 लोगों की डिज़ाइन की गई है, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। 3 आना चाहे तो आ जाएंगे लेकिन फिर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है। इसकी ड्राइव ट्रेन यहाँ से गुजर रही होती है तो ऑब्वियसली हम्प है। और इसके अलावा बाकी फीचर यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए इस तरह से कि यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं सेंटर में और पाँव पे भी, लेकिन इसके जो बड़े वर्जन आते हैं उनमें एयरवेंट्स पिलर्स के अंदर भी आते हैं, इसमें नहीं है। मैंने इससे पहले एक डिज़ाइनर पैकेज का रिव्यू किया हुआ है उसमें यहाँ पिलर्स में भी थे। फिर इसके अलावा डोर्स में इसकी ये बर्मेस्टर के साउंड स्पीकर्स दिए गए हैं, नीचे एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा सेंटर में एक ये सिग्नल लाइट और एश ट्रे भी दी गई है। बाकी ऊपर से पैनोरामिक रूफ तो आती ही है जो कि इसमें बैक पे पैसेंजर्स का व्यू काफ़ी अच्छा बनाती है और इसके अलावा सेंटर में कई सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं जो कि मैं इस तरह से निकालूंगा। सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है और बाकी हेडरेस्ट इसमें 3 दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए। बैक पे गाड़ी सीट बेल्ट ऑफर करती है, आईएसओएस के पोर्ट्स ऑफर करती है, यहाँ एयरबैग्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ भी कुछ खास है नहीं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन में बहुत सारे ऑफर होते हैं ई क्लास में। ये सबसे बेसिक है 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल और ये इंजन डे टू डे यूज़ के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर आप इससे सही मर्सिडीज़ वाली पावर एक्सपेक्ट करते हैं तो ये वो आपको नहीं दे सकता, ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा।
ये गाड़ी 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि डिसेंट फिगर्स हैं बॉडी साइज के लिहाज से, और ये आपको शहर में तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसको सही एक्सेलरेट करते हैं या इसके साथ ड्रैग रेसिंग करते हैं तो उसमें गाड़ी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। बाकी इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये गाड़ी आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देगी। ये आपको एवरेज तकरीबन 10-11 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है आराम से, जो कि इतनी बड़ी कार के लिहाज से एक बहुत अच्छा फिगर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी टैक्स पे भी आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 1500 सीसी है। होंडा सिटी हो या ये गाड़ी हो, ये दोनों ही 1500 हैं, तो टैक्सेस इनके कंपैरेटिवली बड़े इंजन से काफ़ी कम पड़ते हैं। फिर इसके अलावा ये इंजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1500 सीसी है, इस पर टर्बो भी है और बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं इसमें, जो कि इसकी पावर को इंक्रीज़ करती हैं, और इसकी वजह से इसका जो इंजन का मैस है ये भी अच्छा खासा बड़ा है। इसका पूरा ही इंजन पे काफ़ी टाइटली पैक्ड है और वेल इंसुलेटेड भी है। यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई हैं। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इस गाड़ी में एल्यूमिनियम यूज़ किया गया था और उसकी वजह से ये गाड़ी पिछली ई क्लास से थोड़ी ज़्यादा हल्की है। हल्की होने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और वही है कि एक तो सबसे पहले गाड़ी की एवरेज बेहतर होती है, फिर गाड़ी पावर के लिहाज से, पिक के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, और इसके अलावा ये है भी लोहे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये गाड़ी हल्की भी ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है। बोर्ड के अंदर इसकी इंसुलेशन भी दी गई है और ये ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, टायर साइज जो ऑफर करती है ई क्लास की, आगे है 245, 40 और 19, और पीछे है 275, 35 और 19। रिम इसमें 19 इंचेस के दिए गए हैं, लेकिन रिम स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले रिम कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं, और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। इसकी सारे इंजन की पावर बैक पे जाती है, और उसको अकोमोडेट करने के लिए इसमें प्रॉपर पीछे बड़े टायर दिए गए हैं ताकि व्हील स्पिन कम से कम हो, और ऑब्वियसली लुक्स के लिहाज से भी अच्छे लगते हैं। लेकिन इंजन सिर्फ इसमें 1500 सीसी है, और 1500 सीसी के साथ 275 का टायर एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, बट स्टिल लुक्स के लिहाज से अच्छा लगता है, और इसके वेट के साथ ब्रेकिंग करने के लिहाज से भी ये टायर ठीक रहेगा। बाकी टायर्स गाड़ी में पिरीली के हैं, जो कि आपको कुछ टाइम एक प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी गाड़ी ऑब्लिक डिस्प्ले को ऑफर करती है। रिम ये AMG वाला है, तो इसमें AMG की बैजिंग दी गई है, और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा।